हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर बिल्कुल व्यस्त होंगे। आपके लिए एक ख़ास सूचना भी है कि देखो, अभी जूनियर अकाउंटेंट का काफ़ी दिनों से चल रहा था कि भाई 15 गुना की लिस्ट नहीं है, 15 गुना की। तो हाल ही के अंदर देखो, जूनियर अकाउंटेंट की जो तिथि है उसी पर एग्ज़ाम होगा। दूसरा, केंद्र मांगे गए। केंद्र की सूची मैंने चेक करी थी तो उसमें केवल 90,000 स्टूडेंट ही थे। तो अब आपके जो पास किए जाएंगे तो क्लियर हो गया, बस 90,000 को ही पास किया जाएगा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। तो जो व्यक्ति जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल से जुड़ के जो राजस्थान जी के हिंदी है उनका जो पॉलिटी है तो वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड वालों की। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनको तो स्पेशली तौर से कहूँगा हमारे चैनल के साथ जुड़िए। वाकई में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड के मैंने काफ़ी पेपर भी सॉल्यूशन करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन करवा दूँगा। राजस्थान का आपका जो पोर्शन है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी आप मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन आपके ईजी गोइंग में आपके करवा दूँगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट के अंदर जाइए। RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के आपको 80+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई RSSB की तैयारी कर रहा है, यानी राजस्थान पटवारी की है, VDO की है, पशु परिचर की है, JN की है, IN की है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की है। ठीक है, इसके अलावा आपका छात्रावास अधीक्षक है, तो आपका LS है यानी पशुधन सहायक है, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है। ठीक है, तो RSSB बोर्ड जो भी एग्ज़ाम लेता है आपका, इसके मैंने 100+ पेपर अपने चैनल पर हल करवा रखे और प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, आप देख सकते हो। पुराने पेपर से आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह का पैटर्न है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा आपके सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी बच्चा की सर अब जीके थोड़ा सा बदल गया, तो वो बदला हुआ जीके में हर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जहाँ चेंजेस हुआ है मैं आपको बिल्कुल वह नया बताता हूँ। ठीक है, और जहाँ चेंजेस नहीं हुआ वो आपका पुराना वैसा ही रहेगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज जो अपन पेपर करेंगे सेकंड ग्रेड वाला है ये। ठीक है, जो कि 2018 वाली वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम 2019 के अंदर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, आपको सुमेलित क्या करना है, तो आपको सुमेलित ये करना है कि एक तरफ आपको लोक देवता है, एक तरफ आपके मुख्य तीर्थ स्थल है। तो सुमेलित करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है बिल्कुल आपका पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। तेजाजी के मैं अगर प्रमुख तीर्थ स्थल की बात कर लूँ मंदिर की, तो परबतसर नागौर में है, और देवनारायण जी का आपका आसिंद भीलवाड़ा में है, पापू जी का आपका कोड़ू गांव फलोदी में। अब देखो, पापू जी का केवल जिला चेंज हो गया, फलोदी नया जिला बन गया, तो अब इनका मुख्य जो तीर्थ स्थल है वो फलोदी जिले में है, जोधपुर से हट गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। आसिंद आपका भीलवाड़ा में है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और तल्लीनाथ जो है आपका ये सांचौर में शामिल नहीं हुआ, ये आपका जालोर का जालोर के अंदर ही है। ठीक है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अब अगर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ आपके किन की, तो आपको बिल्कुल याद रखना है तल्लीनाथ जी की थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, तल्लीनाथ जी जो कि जालोर जिले के अत्यंत फेमस लोक देवता हैं। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो था, बचपन का जो नाम था इनका, वो था गांगदेव राठौड़। क्या नाम था इनका? गांगदेव राठौड़। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। ठीक है, इनके पिता का नाम वीरम देव था। ठीक है, और ये आपके जोधपुर के जो शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। बिल्कुल आपको याद रखना, कौन सा ठिकाना? शेरगढ़। शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे आपके तल्लीनाथ। इनके गुरु की बात कर लूँ तो इनके गुरु जो थे वो जलंधर नाथ थे। कौन थे? जलंधर नाथ। बिल्कुल आपको याद रखना है, इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो जालोर के पांचोटा गांव में एक पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी। ठीक है, के बीच में घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति आपकी स्थापित है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
तेजाजी का जो मेला लगता है आपका कब लगता है, तो तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इसी दिन आपके लोक देवता पनराज जी का मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन आपके खेजड़ली मेला भी लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब आगे बढ़ जाते हैं। बापू जी का जो मेला लगता है आपका चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। जबकि घोटिया अम्बा का मेला भी आपको चैत्र अमावस्या को लगता है। जबकि संत पीपा की जयंती या मेला की बात कर लूँ तो चैत्र पूर्णिमा को। कब? चैत्र पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, देव नारायण जी की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो देव नारायण जी जो है आपके, इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? वो बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल आपके इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मैच तो कर दिया था। कूट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपन संत पीपा। संत पीपा के बारे में बात कर लेते हैं कि संत पीपा के गुरु थे, यानी संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद और शंकराचार्य। तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। संत रामानंद जो थे वो संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा जो कि गागरोन के शासक थे, ठीक है, उन्होंने राजकाज सब त्याग कर संन्यास ले लिया था, ठीक है। और संत जो आपके संत पीपा थे, इनके अगर मैं मंदिर की बात कर लेता हूँ तो समधड़ी के अंदर है। कहाँ है? समधड़ी। और ये समधड़ी बिल्कुल आपका चेंज हो गया, पहले बाड़मेर में था, अब बालोतरा में शामिल हो गया। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो संत पीपा की जो आपकी छतरी है, ठीक है, संत पीपा की छतरी आपकी कहाँ पड़ती है? तो संत पीपा की छतरी आपकी जो पड़ती कहाँ पड़ती है? तो ये गागरोन के अंदर पड़ती। कहाँ पड़ती है? गागरोन में, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, गागरोन के अंदर ही। संत पीपा की गुफा की मैं बात कर लेता हूँ। तो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंग टोक के अंदर है। कहाँ है? टोडा रायसिंग टोक, टोडा रायसिंग टोक। ये चेंज हो गया, ये पहले आपका टोक में था, अब किसी केकड़ी ज़िले में शामिल कर लिया गया। कौन से ज़िले में शामिल हो गया? केकड़ी, जो कि पहले अजमेर में था केकड़ी, अब केकड़ी एक नया ज़िला बन गया। तो संत पीपा की गुफा तो आपकी होगी टोडा रायसिंग केकड़ी, संत पीपा की छतरी गागरोन के अंदर, और संत पीपा का जो मंदिर है वो समधड़ी बाड़मेर में हो गया। संत पीपा की जयंती मैंने आपको बता दी। संत पीपा जो कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं किनकी? रामानंद की। तो रामानंद के तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन प्रमुख 12 शिष्य थे इनके। उन 12 शिष्यों में से एक तो थे आपके कौन से? संत पीपा, एक थे आपके अनंतानंद, एक आपके भावानंद, एक आपके सैन नाई, एक आपका धन्ना, एक आपका नाभादास, एक आपका नर हरियानंद, एक आपका सुखानंद, एक आपका कबीर, एक आपका रेदास, एक आपका सुरसुरी, एक आपका पद्मावती। ये जो 12 प्रमुख शिष्य थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, इन्हें द्वारदश किस नाम से जाने जाते थे? द्वारदश महाभागवत के नाम से जाना जाता था। द्वारदश महाभागवत के नाम से इन 12 शिष्यों को जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला और आपका बेणेश्वर मेला। तो आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। कौन से मेले को? बेणेश्वर मेला। ये मेला आपका लगता कहाँ है? तो बेणेश्वर मेला आपका लगता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में कौन से गांव के पास लगता है? तो एक गांव है आपका नवा टापरा। कौन सा गांव है? नवा टापरा। इस गांव के निकट बेणेश्वर मेला लगता है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता। कितनी नदियों का? 3 नदियों का संगम होता। कौन कौन सी नदियों का संगम होता? तो आपको बता देता हूँ। एक तो सोम, दूसरी आपकी हो जाएगी माही, तीसरी आपकी हो जाएगी जाखम। यानी 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, ठीक है। ये त्रिवेणी संगम बनता है नदियों का, यही आपका बेणेश्वर मेला लगता है। अब बेणेश्वर मेला लगता कब है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। बेणेश्वर मेला जो लगता है आपको, देखो इससे पहले मैं आपको राजस्थान का एक तो त्रिवेणी संगम ही हो गया। राजस्थान में कुल आपके 4 त्रिवेणी संगम है। कितने त्रिवेणी संगम है? 4 त्रिवेणी संगम है, जिसमें से एक मैंने बता दिया सोम, माही, जाखम, जो कि डूंगरपुर में। दूसरे त्रिवेणी संगम की बात कर लो तो देखो बनास,
मैनाल और बैडच जो कि बिगोद भीलवाड़ा में बनता है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है, मैनाल नामक स्थान पर। इसके अलावा एक जो आपका बनता बनास, ठीक है, बनास, खारी और डाई, ठीक है, ये कहाँ बनता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, राजमहल टोक के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? राजमहल टोक के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक जो बनता है आपका चंबल, बनास और सीप, ये आपका बनता है सवाई माधोपुर में। कहाँ बनता है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में आपके 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं, जो चारों मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात कर लेता हूँ बेणेश्वर मेले की। बेणेश्वर मेला जो आपका लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ मंथ का जो होता, माघ महीने की पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो ये जो आपके हिंदू पंचांग के अपने जो महीने हैं, इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो आपका शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, एक आपका शुक्ल पक्ष होता है और एक आपका होता है कर्षण पक्ष, ठीक है, कर्षण पक्ष। जब चांद पूरा बड़ा होता है तो शुक्ल पक्ष की 15वीं तारीख को यानी पूर्णिमा हो जाती है, पूरा बड़ा होता है। जब अंधेरी रात होती है तो कर्षण पक्ष होता है, उसे जो 15वां दिन होता है उसे अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि थोड़े से इनके जो त्योहारों के तिथियाँ याद करना थोड़ी सी आपके लिए हार्ड पड़ती हैं, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो बेणेश्वर धाम की जो स्थापना करी थी वो संत मावजी ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी भाई? संत मावजी के द्वारा की गई थी आपके, संत मावजी, ठीक है। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय का संस्थापक यही थे, ठीक है, चलाया इन्होंने था। और लसाड़ी आंदोलन का संबंध भी संत मावजी था। संत मावजी की प्रमुख पीठ आपके डूंगरपुर के साबला ग्राम में है, ठीक है। संत मावजी का मंदिर भी आपका साबला ग्राम में ही स्थित है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसके अलावा कुछ छोटे मोटे मेले मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने बात करी थी आपके कि एक आपका चौथ माता का जो मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। ये कंजर जनजाति का कुंभ है। कौन सी जनजाति का कुंभ है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, कंजर जनजाति का कुंभ चौथ माता का मेला है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेले का, जो कि अरनोद में लगता है। कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है। इससे मेले को मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। कौन सी जनजाति का? मीणा जनजाति का कुंभ कहा जाता है। एक आपका लगता है कौन सा? सारे कुंभ बता रहा हूँ मैं, ये जो मेले के कुंभ है ना, एक आपका घोर मेला लगता है सिरोही के अंदर। कौन सा? घोर। देखो सिरोही में लगता है कौन सा मेला, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, घोर मेला, ठीक है। ये घोर मेला जो लगता है वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इसे ग्रासिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति का कुंभ। आगे बढ़ते हैं। एक आपका लगता है सीताबाड़ी का मेला, जो कि केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ लगता है? सीताबाड़ी का मेला। सीता माता नहीं कह रहा हूँ मैं, सीताबाड़ी कह रहा हूँ, ध्यान रखना, सीता माता अलग है आपका। सीताबाड़ी का मेला जो कि आपका केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? केलवाड़ा। और ये केलवाड़ा आपका कहाँ पड़ता है? 12 में। और ये जो मेला है आपका सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। अब इसके बाद देखो थोड़ी सी मैं पुष्कर के मेले की चर्चा कर ही लेता हूँ। पुष्कर का मेला जो लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसकी तिथि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप बिल्कुल याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आपका मेला लगता है। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है, ठीक है। इस मेले की बात कर लूँ तो देखो ये मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इस मेले को तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तीर्थों का मामा आपका कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका कपिल मुनि का मेला, ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सुरसुरा मेला आपका किशनगढ़ वाला, बाणगंगा मेला आपका जयपुर का। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है कृष्णा आड़ा, भक्त रामशाह, बांकीदास, नरोत्तम। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 भक्त रामशाह, ठीक है। देखो भक्त रामशाह की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ तो भक्त रामशाह का जो ग्रंथ है बुद्धि विलास, ये इसके अंदर आपके जयपुर के जो कच्छावों का इतिहास है, इसी पुस्तक में जयपुर शहर की स्थापना की जानकारी भी आपको मिलती है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं आपको साथ में बता देता हूँ, जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी, आपको याद रखना 18 नवंबर, कब? 18 नवंबर 1727 को आपके जयपुर शहर की स्थापना हुई थी।
और इसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे भाई? विद्याधर भट्टाचार्य, बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो इसके अलावा मुझे थोड़े से हमीर नाम के जो ग्रंथ है ना वो याद आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपका हमीर रासो। देखो कौन सा ग्रंथ है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो की अगर मैं बात कर लूँ तो हमीर रासो के जो लेखक है कौन है? सारंगधर भी है और जोधराज भी है, दोनों ही सही माना है इसमें। सारंगधर ने भी लिखा था और जोधराज भी, जोधराज, ठीक है, जोधराज, सारंगधर और जोधराज। एक आपका हमीर नाम से आता है हमीर हट। देखो हमीर हट किसके द्वारा लिखा गया? तो हमीर हट की मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना हमीर हट आपके चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके लेखक जो है चंद्रशेखर है। एक आपका हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य की मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना हमीर महाकाव्य आपका नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी के द्वारा आपका लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका हमीर मद मर्दन। देखो ऐसा फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब चैनल पे घूमना, बहुत अच्छे से सारे फैक्ट मैं आपके क्लियर करवाऊँगा। बस मेरा कोई ज़्यादा बड़ा चैनल भी नहीं है, मेरा कोई ऐप वगैरह भी नहीं है, बस सारी डिटेल है जो कि यूट्यूब पे मैं आपको बताता हूँ और बिल्कुल अच्छे से बताता हूँ। वाकई में आपको फर्स्ट ग्रेड की शानदार तैयारी करनी, सेकंड ग्रेड की शानदार तैयारी करनी, इसके अलावा आरपीएससी के आपके कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। जहां आपका राजस्थान जीके पूछा जाता है बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, जहां आपका पॉलिटी आता है, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, वो भी आपके क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है? बस कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो भी आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा अगर आपका मन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था हमीर मदमर्दन, जैसे मैंने आपको फैक्ट बताए थे, हमीर हट, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। तो अब अपन बात करेंगे हमीर मदमर्दन। ये आपका ग्रंथ है क्या है? हमीर मदमर्दन ग्रंथ किसने लिखा था ये आपको बताना। मदमर्दन, ठीक है, तो हमीर मदमर्दन ये जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जयसिंह सूरी के द्वारा आपका लिखा गया था। बिल्कुल आपको याद रखना हमीर मदमर्दन किसने लिखा था? जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था। चार ग्रंथ मैंने आपको बताए, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हमीर रासो सारंगधर या जोधराज, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शानदार सवाल है आपका। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया था? तो देखो इस सवाल की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, शानदार सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण से आपके बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए राजस्थान के एकीकरण के जो उद्घाटन रिलेटेड जो सवाल है वो सारे आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 5वें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो आपका चरण था ये कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। कौन सा चरण था? तीसरा चरण। राजस्थान का पहला चरण का गठन कब हुआ था? तो आपको बिल्कुल याद रखना 18 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो किया था एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनवी गाडगिल के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और दूसरा चरण का जो गठन हुआ था आपका, दूसरा चरण का जो गठन हुआ था 25 मार्च 1948। ठीक है, और इसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तीसरा चरण का मैंने आपको बता दिया जैसा कि सवाल में पूछा गया। चौथे चरण की मैं बात कर लेता हूँ जिसे वृहत राजस्थान है। 30 मार्च 1948 का उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपका किया गया था। ये उद्घाटन आपको बार बार पूछे जाते हैं तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना भी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। तो इसके अलावा देखो राजस्थान का जो एकीकरण वो आपका 7 चरणों में हुआ। ये बहुत आसान सवाल है 7 चरणों वाला, ठीक है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, 7 चरणों में हुआ था। इसके अलावा देखो मत्स्य संघ की मैं बात कर लूँ तो मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? तो ये मत्स्य संघ नाम रखने का जो सुझाव दिया था वो के.एम. मुंशी ने दिया था। ठीक है, और मत्स्य संघ का गठन तो आपका हुआ था 18 मार्च
1948 को। जबकि मैं बात कर लूँ विलय की, अगर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ, ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा, कब हुआ था, तो आपको याद रखना 15 मई 1949 को। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना 1949 को आपका मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हो गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, ये आपको बताना है। तो कौन सी देवी है जिसे आप शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो 6 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो महामाया माता। कौन सी माता है? महामाया माता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, महामाया के मंदिर की बात कर लो तो इसका जो मंदिर बना हुआ आपका मावली उदयपुर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? मावली आपका उदयपुर के अंदर बना हुआ। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा चौथ माता का मंदिर आपका सवाई माधोपुर में है। छिंच माता का मंदिर आपका बांसवाड़ा में। देखो, ये छिंच माता है, एक आपकी जो माता छीक माता है। कौन सी? छीक माता, कंफ्यूज नहीं होना। छीक माता का मंदिर तो आपका जयपुर में है, जबकि छिंच माता का मंदिर आपका बांसवाड़ा में। और घेवर माता का मंदिर आपका राजसमंद में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? राजसमंद के अंदर बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका बाण माता का मंदिर आपका कहाँ बना हुआ? तो ये आपका केलवाड़ा राजसमंद के अंदर बना हुआ। आमजा माता की बात कर लूँ तो रीछड़ा उदयपुर में बना हुआ इनका मंदिर। जबकि कुशाल माता के मंदिर की बात कर लूँ तो इनका जो मंदिर बना हुआ बदनौर के अंदर बना हुआ। बदनौर आपका पहले भीलवाड़ा में पड़ता था, अब इसे ब्यावर जिले में शामिल कर लिया गया है। और महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना अब ये ब्यावर में हो गया है। ज्वाला माता के मंदिर की बात कर लूँ तो आपका जोबनेर जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोबनेर जयपुर के अंदर। जोबनेर जयपुर के अंदर पड़ता है। और चामुंडा माता के मंदिर की बात कर लूँ तो अजमेर के अंदर है, आपका बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जो आपका तारागढ़ की पहाड़ी की तलहटी पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना फायसागर रोड के ऊपर बना हुआ है। और इसके अलावा एक चामुंडा देवी आपके जो कि जोधपुर वाली भी है, वो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। बड़ली माता का मंदिर जो कि आपका कहाँ बना हुआ? आकोला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? आकोला चित्तौड़गढ़ में। एक आपकी संवांग्या माता, इनका जो मंदिर बना हुआ आपके जैसलमेर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ? जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने है। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो 7 के मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो बिल्कुल कलकत्ता के अंदर की थी। कहाँ की थी भाई? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ बीकानेर प्रजामंडल के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। सबसे पहले बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 4 अक्टूबर 1936 को। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1936 को। बिल्कुल आपको ये तिथि याद रखनी है। इसके अलावा इस प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो मग्गाराम वेद थे। आपको बिल्कुल याद रखना, मग्गाराम का पूरा नाम जो है आपका मग्गाराम वेद है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा 1936 में ही कोलकाता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने जैसे मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, श्री राम आचार्य। देखो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? गजब का सवाल है, बिल्कुल बहुत ही शानदार सवाल है। एग्ज़ाम में बन गया तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। लक्ष्मी देवी आचार्य और एक आपका कौन है? तो राम आचार्य। ठीक है, राम आचार्य। तो इनका जो संबंध है ना आपका, ये बीकानेर प्रजामंडल से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के सहयोग से कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अध्यक्ष जो बनाया था वो लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया था। किसे बनाया था? लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया था। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ बीकानेर प्रजामंडल से जो संबंध रखते हैं। तो देखो 22 जुलाई 1942 को जो रघुवर दयाल गोयल हैं, इनके नेतृत्व में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखो ये तो है आपका बीकानेर प्रजा मंडल, मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर राज्य।
देखो बीकानेर, ये आपका बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रजा परिषद की। तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1942 में हुई थी। किसने करी थी, रघुवर दयाल ने करी थी। रघुवर दयाल पैसे से आपके वकील थे, ये भी आप याद रख सकते हो, और इसका अध्यक्ष भी श्री रघुवर दयाल गोयल ही थे, ठीक है। इसके अलावा देखो एक हत्याकांड भी हुआ था इसी आपके बीकानेर प्रजामंडल के अंदर, तो आपको याद रखना है बीरबल हत्याकांड, जो कि आपके राय सिंह नगर में हुआ था। वो राय सिंह नगर आपको अनूपगढ़ में शामिल कर लिया गया, सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको याद रखना। अब ये अनूपगढ़ में चला गया। बीरबल हत्याकांड जो हुआ था 1 जुलाई 1946 को हुआ था आपका, कब, 1946 को, ठीक है। कर्षणा दिवस भी आपका मारवाड़ प्रजामंडल में ही मनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना इसी प्रजामंडल के दौरान नादिर शाही पुस्तक लिखी थी विजय सिंह मेहता ने। कौन सी, नादिर शाही। इसके अलावा 17 दिसंबर 1933 को आपका बीकानेर दिवस भी मनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं कई बार आपको ट्रिक से बताता हूँ। राजस्थान की आपकी आकृति है पतंगाकार, ये किसने बताया था, तो टी.एच. हेडले महोदय द्वारा बताया गया था। जबकि आपको ये पूछ ले कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, किसने बताया था, तो ये आपके वैगनर महोदय ने बताया था। किसने बताया था, वैगनर महोदय ने। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि राजस्थान का सीना चौड़ा है। राजस्थान का सीना कैसा है भाई, चौड़ा। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि उत्तर से दक्षिण। वैसे याद सबको रहता है कि उत्तर से 826 और 869 है, लेकिन उत्तर से दक्षिण में और पूर्व से पश्चिम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको याद रखना कि राजस्थान का सीना कैसा है, चौड़ा, यानी 869 आपकी पूर्व से पश्चिम हो जाएगी, पूर्व से आपकी पश्चिम। जबकि मैं बात कर लूँ उत्तर से आपकी दक्षिण, तो उत्तर से आपकी दक्षिण जो हो जाएगी 826 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 826, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर 3 है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, कभी सवाल वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछ ले तो बिल्कुल बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, ठीक है। ये आपकी राजस्थान की आकृति, इसके अगर विकर्णों की लंबाई आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, विकर्णों की लंबाई आपकी जो पूछ ली जाए कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आपको बिल्कुल बताना 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि आपको पूछ लें कि उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आपको बिल्कुल बताना है 850। कितनी है भाई, 850 इसकी विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। कि कौन से की, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो ये विकर्णों की लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। देखो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल याद रखना है राजस्थान जो है ना, आपके राजस्थान के अक्षांश की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो ये मान लो आपका राजस्थान का अक्षांश है, यानी ये दक्षिणी पॉइंट है, तो 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ आपके देशांतरीय विस्तार की, तो बिल्कुल आपको याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका देशांतरीय विस्तार है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बिल्कुल आपको याद भी रखना चाहिए। तो ये राजस्थान रिलेटेड आपकी बात थी। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश को आपका जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, लूणी, जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान और चंबल बेसिन और काली सिंध बेसिन। तो 9 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूणी और जवाई बेसिन कहा जाता है। वैसे देखो ये गोडवाड़ प्रदेश जो है ना, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है, उसके 2 भाग की, एक तो शुष्क रेतीला मैदान, एक आपका अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तो शुष्क रेतीली मैदान को भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा है, ठीक। कौन से भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया गोडवाड़ प्रदेश, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आपका हो गया गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा आपका हो गया गग्गर प्रदेश, ठीक है। तीसरे की मैं बात कर लूँ तो शेखावटी प्रदेश, कौन सा, शेखावटी प्रदेश। और चौथे की मैं बात कर लूँ तो नागौर की उच्च भूमि, क्या हो जाएगा, नागौर की उच्च भूमि, ठीक है।
ये 4 भागों में आपको राजस्थान का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है ना, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, तो ये गोडवाड़ प्रदेश इसी का आपका हिस्सा है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ शुष्क रेतीला मैदान, जो कि आपके 25 सेंटीमीटर के किस तरफ पड़ता है, तो 25 सेंटीमीटर के आपके पश्चिम की ओर पड़ता है। और ये आपको एक तो है बालू का स्तूप मुक्त, एक है बालू का स्तूप युक्त। तो कितना प्रतिशत है ये आपका पूछा जाता। बालू का स्तूप मुक्त बता दूं तो 41.5% है, और जबकि बालू का स्तूप युक्त मैं आपको बता दूं तो 58.5 है। 58.5 बिल्कुल ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आपको ये प्रतिशत बिल्कुल याद रखना होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल बात कर लूँ तो देखो ये आपका राजस्थान है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखो इधर ये जो आपका पार्ट ये मान लो आपका, ठीक है, जिसमें आपका जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर, तो यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है आपकी BWHW। कौन सी? BWHW। फिर आपका अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाता है, इसमें जो आपकी जलवायु पाई जाती है वो BSHW पाई जाती है। कौन सी? BSHW, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा AW प्रकार की जलवायु, एक तो आपका हाड़ौती के पठार का कोटा ले लो, झालावाड़ ले लो, थोड़ा सा पार्ट आपका बारा का, और नीचे आ जाओ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और इधर आपका सिरोही का केवल माउंट आबू, सिरोही पूरा जिला नहीं है, केवल माउंट आबू, यहाँ आपकी AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ बाकी आपका पूर्वी मैदान जो बच गया, इसके अंदर बाकी जितने भी ज़िले बच गए, यहाँ CWG प्रकार की जलवायु आपकी पाई जाती है। और कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया, इसका मुख्य जो आधार था वो वनस्पति था। क्या था? वनस्पति। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने भी है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, ये आपको बताना है। तो इसका जो अपन देख लेते हैं, इनकी जो मृत्यु हुई कहाँ हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वृंदावन में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन के अंदर इनकी आपकी मृत्यु हुई थी। अब देखो मैं किशनगढ़ चित्र शैली की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो इस शैली पर आपका सबसे ज़्यादा वल्लभ शैली का जो प्रभाव था, बिल्कुल आपको याद रखना, वल्लभ जो संप्रदाय है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो वल्लभ संप्रदाय के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। और सावंत सिंह, जिसे नागरीदास के नाम से जाना जाता है, किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है इनके काल को। और इनका काल जो था वो 1747 से लेकर 1764 तक था। ठीक है, इनके काल को किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ मोरध्वज निहाल चंद, जो कि एक चित्रकार था, ने रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया। और मोरध्वज निहाल चंद ने ही रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र भी बनाया है, जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बनी ठनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ से तो सवाल आपका बनता ही है, बनी और ठनी आपकी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो चित्र बनाया किसके द्वारा बनाया गया, तो बिल्कुल आपको याद रखना मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा इस शैली की थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लूँ तो देखो एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। भी भारत की मोनालिसा किसे कहा गया, तो बनी ठनी को कहा गया। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया, तो बनी ठनी जो चित्र है आपका किशनगढ़ शैली का, उसे भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक चित्रकार थे आपके अमीर चंद। कौन से? अमीर चंद नामक जो चित्रकार है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इन्होंने एक चित्र बनाया था शानदार। कौन सा? तो मैं आपसे बिल्कुल चांदनी रात की संगोष्ठी। कौन सा चित्र है? देखो बिल्कुल मैं आपको लिख के बताऊंगा। चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये जो चित्र बनाया था किसके द्वारा, सीधा ही एग्जाम में पूछा जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र का संबंध कौन सी शैली से है या किसने बनाया था, तो ये अमीर चंद चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। बता दूं मैं, इसी शैली के चित्र पर बनी ठनी जो चित्र है ना, इस पर राजस्थान सरकार ने 1973 में 20 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। आपको बस सन याद रखनी, 1973 में। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1973, 1973, 1973, 1973, 1973। 5 बार आप बोल दोगे तो फिर नहीं भूलोगे। ठीक है,
कितने पैसे का? केवल 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। इस शैली को जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना, वो आपको पता है किन को जाता है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखना है। एक तो आपके डॉक्टर फैयाज़ अली, ठीक है, डॉक्टर फैयाज़ अली, डॉक्टर फैयाज़ अली, ठीक है। दूसरा आपके है डॉक्टर एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। डॉक्टर फैयाज़ अली और डॉक्टर एरिक डिक्सन को जाता है, ठीक है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय। और इस शैली में सर्वाधिक नारियल के जो वृक्ष है ना, उनका चित्रांकन बहुत ज़्यादा हुआ। कौन से? नारियल, कोकोनट के नारियल के वृक्ष का चित्रांकन सबसे ज़्यादा हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो छोटू सिंह, बदन सिंह, ये भी आपके कहा के थे, ये भी सीताराम, ये भी आपके किशनगढ़ शैली के ही प्रमुख चित्रकार थे। तो ये भी फैक्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 2017 की रिपोर्ट है, मैं नवीनतम रिपोर्ट की थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल देखो, अगर वाकई में आप चाहते हो ना कि हमारा सिलेक्शन हो, तो देखो कि एक तो आपको मैं विस्तार से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक आपको सर ऑब्जेक्टिव पढ़ा दो तो मैं सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, इससे आपकी तैयारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा विस्तार से पढ़ोगे ना, तो मैं आपको 10 फैक्ट बताऊंगा, उसमें से आपको 3 फैक्ट तो याद रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे से मेरे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वाकई में मैं आपकी, एक बार आप मेरे पे विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है, सुरक्षित वन प्रतिशत का जो प्रतिशत है वो 55.64 था 2017 में। अब मैं नवीनतम वन रिपोर्ट की थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ठीक है। कौन सी? 2019 के अंदर जो आपकी रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल हर 2 साल बाद में आपकी वन रिपोर्ट आती है, ठीक है। देहरादून के द्वारा जो मुख्यालय है वहाँ वन विभाग द्वारा वहाँ से जारी की जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर आपका कुल वन क्षेत्र है, ठीक है। और मैं बात कर लूँ ये राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो बिल्कुल आपको याद रखना 9.60% है। कितना है भाई? 9.60% है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, राज्य में 16,655 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण है, जो कि राज्य का कुल कितना, वनावरण की बात हो तो बिल्कुल आपको याद रखना 16,655 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से राज्य का कुल 4.87% है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण है कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित वन, एक आपके रक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन। तो मैं बात कर लूँ आरक्षित वन, नवीनतम पशु रिपोर्ट के अनुसार कुल कितना प्रतिशत है, तो 37.05% आपके आरक्षित वन है, ठीक है। और यह सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी की कटाई व पशुचारण होता है आपका। सॉरी गाइस, आरक्षित में नहीं है, वो रक्षित में होता है। आरक्षित में तो बिल्कुल बैन है, प्रतिबंध है, या कोई मतलब ना तो लकड़ी काटना है ना ही पशु चराना, बिल्कुल बंद है। किलोमीटर की अगर कुल बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना कितने किलोमीटर में आपके आरक्षित वन फैला हुआ है, तो 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ। जबकि रक्षित वन के प्रतिशत की बात कर लो तो 56.4% है, और अवर्गीकृत वन की बात कर लो तो 6.46% है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना, आरक्षित वन आपके सबसे ज़्यादा उदयपुर में, रक्षित वन आपके सबसे ज़्यादा बारां में है, अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा आपके बीकानेर के अंदर है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपसे शेयर कर लेता हूँ। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका, ठीक है। कौन सा? मरु वन प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पड़ता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना ये केंद्र आपका जो पड़ता है ये जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वानिकी प्रशिक्षण केंद्र आपका जयपुर में पड़ता है। कौन सा? वानिकी
वानिकी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो आपका जयपुर में पड़ता है, जबकि मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में, और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र आपका अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि वन प्रशिक्षण केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र आपका अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा देखो, मैं और इम्पोर्टेंट फैक्टों की थोड़ी सी अगर चर्चा करना चाहूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर देखो कुल कितने वन मंडल है? तो आपके 12 वन मंडल है, ठीक है। कुल प्रादेशिक वन मंडल कितने? तो 38 है आपके, ठीक है। वन्य जीव मंडल कितने? आपके 16 है, और वन रेंज कितने? 387 आपके वन रेंज है, ठीक है। तो ये आंकड़े भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो, मैं थोड़ी सी आपकी चर्चा कर लेता हूँ। सर्वाधिक वन, देखो हर बार मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले या 4 जिले, जिसकी मैट्रिक हमेशा आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ? बिल्कुल आपको याद रखना है। UAPB, क्या याद रखना आपको? UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12, ठीक है। ये आपके 5 जिले हो गए। जबकि मैंने बताया था प्रतिशत के हिसाब से आपको क्या याद रखना? UPSC याद रखना। क्या याद रखना? UPSC, ये आपको याद रखना, ठीक है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपको फसलें दी हुई है, एक तरफ आपको उच्च उपज किस्म दे रखी है, ठीक है। तो अपन सम्मिलित कर लेते हैं। इसका सही आंसर अपन देख लेते हैं क्या होने वाला है। गेहूं दिया हुआ एक तरफ आपका, और दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो क्या दिया हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना, जौ, बाजरा, मक्का दिया हुआ। अब आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करें इसको। तो बिल्कुल अपन सम्मिलित कर लेते हैं। गेहूं की कौन सी किस्म है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है राज 3077, ये आपकी होगी गेहूं की। जौ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जौ की जो आपकी किस्म हो जाएगी RSD 2035 RD, ठीक है। जबकि मक्का की बात कर लूँ तो माही कंचन हो जाएगी, और बाजरा की मैं बात कर लूँ तो RSD 30, कौन सी? RSD 30। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। वापस से बता देता मैं आपको, गेहूं की राज 3077, जो कि आपकी हो जाएगी RD 2035, बाजरा की RHB 30, मक्का की आपकी माही कंचन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? माही कंचन। और एक और मक्के की आपकी किस्म होती है माही धवल। कौन सी? माही धवल, ये भी आपकी मक्के की किस्म होती है। एक आपका होता है माही सुगंधा, जो कि आपकी चावल की किस्म होती है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। माही धवल और माही कंचन तो बाजरे की, जबकि माही सुगंधा की मैं बात कर लूँ तो माही सुगंधा आपका चावल होता है। क्या होता? माही सुगंधा आपका चावल होता है। आगे बढ़ते इसके सही आंसर की बात कर लूँ मैं 13 की, तो बिल्कुल 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूगल नस्ल है, तो राजस्थान में जो पूगल नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है, भेड़ की है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो पूगल नस्ल है आपकी भेड़ की है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूगल नस्ल आपके बीकानेर की पूगल तहसील में पाई जाती है। कौन सी तहसील में? पूगल तहसील में पाई जाती है, ठीक है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पूगल पड़ा है। दूसरा मैं बता दूं तो इस नस्ल को जैसे मांस और कालीन के हेतु ऊन प्राप्त करने के लिए से इसका पालन पोषण आपका किया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। और एक बीकानेर में आपकी पाई जाती मगरा, जिसे बीकानेरी चोकला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीकानेरी चोकला। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा भारत की यानी भारतीय मेरिनो कौन सी भेड़ को कहा जाता है? तो आपको बिल्कुल यह बताना है कमेंट करके कहाँ पाई जाती है। ये पाई तो आपकी शेखावटी में जाती है, और इसका नाम क्या है? भारतीय मेरिनो कौन सी भेड़ को कहा जाता है, ठीक है। चोकला आपकी जो भेड़ है उसे भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 पार्वती। ये जो बनास नदी की सहायक नदी है पार्वती की सहायक नदी है, ये आपके सीहोर प्रदेश मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। कहाँ से निकल कर आती है? सीहोर मध्य प्रदेश से आपके निकल के आती है, फिर आपके बनास में मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है। बच्चों का लिंगानुपात 888 यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, और महिला साक्षरता दर आपकी 52.1 है, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत 16.9 है, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 16 के नीचे आपके कूट दिए हुए, तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? 16वें का। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 16वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो ए सही है आपका, दूसरा आपका बी सही है। बाल लिंगानुपात आपका 888 है। ठीक है, और महिला साक्षरता प्रतिशत आपका 52.1 है। बाकी जो 2 तथ्य आपके गलत दिए हुए। ठीक है, तो पहले मैं इनका सही कर देता हूँ। देखो, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना वो आपका कितना है, तो वो है आपका 13.5% है। कितना है? 13.5%। एक तो ये है आपका। दूसरी मैं बात कर लूँ तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राजस्थान में कितना है, तो आपको याद रखना 24.9% है। कितना? 24.9। ठीक है, 25.1 नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना। 75.1% तो आपका ग्रामीण जनसंख्या है, 24.9 आपका शहरी जनसंख्या है। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अब इसके अलावा देखो मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ अनुसूचित जनजाति से संबंधित, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की संख्या की मैं बात कर लूँ तो 92.38 लाख है, याद रख सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला आपका उदयपुर है, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला आपका जिला जो है वो बीकानेर है। 3 चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है। ठीक है, कौन कौन सी वापस से बताता हूँ कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या 92.38 लाख है, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बीकानेर है। जबकि मैं बात कर लूँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये भी पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया, 948 है। कितना है? 948। जबकि इनके ग्रामीण ऑल ओवर तो ये हो गया, ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 951 है, और शहरी लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 893। कितना है? 893। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है अनुसूचित जनसंख्या में मैं बात कर लूँ डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर 1000। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो धौलपुर है आपका। कौन सा? धौलपुर। ठीक है, धौलपुर का 842 है। अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। ऑल ओवर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात की। न्यूनतम आपका धौलपुर हो जाएगा। इनकी कुल साक्षरता 44% है, और पुरुष साक्षरता 67.62 है, 67.62। जबकि महिला साक्षरता जो है 37.27 है। कितनी है? 37.27। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अनुसूचित जनजाति के संबंध में याद रखना, यहाँ से पक्का आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि आपके सामने है। एक तरफ पर्यटन केंद्र, एक तरफ जिला है। फूल सागर आपका बूंदी में पड़ता है, गागरोन का किला आपका झालावाड़ में पड़ता है, जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में पड़ता है, किराड़ू का मंदिर आपका बाड़मेर में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। कब की गई थी, तो आपको याद रखना 1975 में की गई थी। ठीक है,
अब देखो, राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन की स्थापना यानी RCDF की स्थापना कब की गई थी? ये शायद पिछले पेपर में ही आपका सवाल पूछा गया था। तो RCDF की स्थापना पूछ ले तो आपको 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। जबकि आपको ये पूछ ले राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो 1975 में हुई। कब हुई? 1975 के अंदर आपकी हुई है, बिल्कुल आपको याद रखना। और हाल ही के अंदर राजस्थान दूध में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर भी आ गया, ये भी आपको याद रखना। पूरे भारत में दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइस आज का पेपर यही समाप्त करते हैं। पेपर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी तक अपने जो सवाल हुए कुल 18-20 ही सवाल हुए, क्योंकि सारा सवाल मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है, और उनको विस्तृत बताया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसी पेपर का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत, बहुत अच्छे से उसको अपन करने वाले हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड, इंडिया और पीछे राजस्थान के 20 क्वेश्चन और है, ठीक है। पीछे आपके 15 से 20 क्वेश्चन और है, वो वाले क्वेश्चन भी अपन हल करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आप सभी साथियों का जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और नए जुड़ने वाले हैं उनका भी